नमस्कार। हम लोग लाइव हैं। विषय वही है जो आज सुबह भी डिस्कस किए थे हम। निदा फाजली साहब ने एक बार कहा था कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। और अब सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी। बेतहाशा आबादी बढ़ रही है, चरमरा रही है व्यवस्था। किसी को इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड नजर आ रहा है, किसी को लगता है कि बहुत अच्छी बात है, जितने हाथ उतना काम या उतना ज्यादा काम, मल्टीपल ग्रोथ होगी, किसी को लगता है। पर देश की जो आबादी है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई और पूरे विश्व की आबादी 8 अरब के आसपास है, 800 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। ये पहुंची नहीं 800 करोड़। जनसंख्या के लिए जब भी कोई काम किया जाता है या कोई ऐसी बात आती है कि इस पे पाबंदी लगाई जाए, रोक लगाई जाए या इसको बढ़ने से एटलीस्ट स्टेबल किया जाए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ सुबह बोल रहे थे, तो एक विरोध सा होता है उसमें। अलग अलग लोगों के अलग अलग बयानात है, देश में लोकतंत्र है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन विरोध होता है। तो जनसंख्या किस तरह काबू में आए और जब इसके नियंत्रण की बात आती है तो इसका विरोध क्यों। हमारे साथ इस विषय पर जुड़े हैं अतर हुसैन साहब, डायरेक्टर हैं CORD के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है अतर साहब। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार जी हैं, TV9 से हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। पंकज जी स्वागत है आपका। शशांक देव जी हैं, शशांक सुधी जी हैं, जो वकील भी हैं और आपने इनके कई हाई प्रोफाइल केसेस सुप्रीम कोर्ट में देखे हैं और बेबाक राय रखते हैं। पक्ष विपक्ष भी कई बार इनको कुछ कुछ बोलने लगते हैं, दोनों तरफ के लोग, हमने देखा है इनके बारे में। जी अतर साहब, आपसे शुरू करते हैं। विरोध इसका होता है, कभी आपने सुना होगा कि कई बार विरोध भी हुआ है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ना आए या इस पर रोक ना लगाई जाए, लेकिन सबसे पहले ये बात तो लोगों को लगता है ये तो व्यक्तिगत मामला है, बच्चे पैदा करना। सरकार को क्या पड़ी है कि हम बच्चे पैदा कर रहे हो, सरकार उसमें ताका झाकी करे, नंबर 1। नंबर 2, कई लोगों को लगता है कि ये तो अल्लाह या भगवान की देन है। इस तरफ वाले भगवान की देन, उस तरफ वाले अल्लाह, अल्लाह का है भगवान का है, बात तो एक ही होती है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमारा वंश चलेगा इसलिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिसोर्सेस तो वही सीमित हैं। तो बेतहाशा आबादी कहाँ ले जाएगी और विरोध, इसके नियंत्रण का विरोध क्यों, अतर साहब? देखिए, जैसा आपने कहा कि जो हमारे पृथ्वी, जो हमारा दुनिया है, उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो जब भी बात आती है आबादी की, तो सीधे सीधे जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आबादी जो है यानी आर्थिक इशू से जुड़ जाती है और उसका सीधे रेमिफिकेशन जो है वो कहा जाए कि वो इकोनॉमिक फॉल आउट जो होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे, उस पे होता है और ग्लोबली भी हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। पर इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हम उसको रिसोर्सेज के साथ जोड़ते हैं, लिमिटेड हैं और आबादी बढ़ेगी तो वो रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं चूसती है और उस व्यवस्था को कमजोर करती है। पर अगर हम एक और इम्पैक्ट देखें, तालीम यानी एजुकेशन के साथ भी इसका जो है कोरिलेशन है, मतलब वो कहा जाए आबादी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर हम दुनिया के वो तरक्की याफ्ता जो मतलब सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो रिटार्डेड ग्रोथ रेट है। मतलब वो चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो और तमाम साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्री जैसे सिंगापुर वगैरह है, वहाँ पे उसका ग्रोथ रेट वो नीचे जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो भी इधर,
और वहीं जो हम कहते हैं उन पैरामीटर्स पे यूएनडीपी के यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो पैरामीटर्स, उसमें अफ्रीका की जो सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज, सब सहारन अफ्रीका मतलब जो सहारा जो डेजर्ट है उसके नीचे का इलाका, जिसमें बड़ा इलाका नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजर, मॉरिशियाना, ये तमाम मुल्क जो हैं। और अफसोस की बात है कि उन्हीं पैरामीटर्स पे हमारे हिंदुस्तान के कई सूबे भी आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, जिनके आप मुख्यमंत्री का, तो वो भी उन्हीं यूएनडीपी के पैरामीटर्स पे हम ऑलमोस्ट सब सहारन अफ्रीका के, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हों, माल न्यूट्रिशन से हों, हेल्थ केयर से हों, मोर्टेलिटी रेट से हों, वो सारे पैरामीटर्स जो पॉपुलेशन की मॉनिटरिंग करते हैं, हम बहुत डिसमिल परफॉर्म करते हैं। तो वहां पे आबादी ज्यादा है, मतलब उन सब सहारन अफ्रीका का तो यह हाल है कि नाइजीरिया की आबादी जो आज तकरीबन जो है वो 2005 में वो जस्ट तिगनी हो जाएगी, मतलब ऐसे हालात दिख रहे हैं जो प्रोजेक्शंस हैं। तो हमें इसमें मूल रूप से दो चीजों पे एड्रेस करना है। एक तो एजुकेशन पे, मतलब ये कोई ऐसा सेंसिटिव इशू नहीं है जिसपे हम पॉलिटिकिंग होने दें या हो, मतलब अगर हम एजुकेशन पॉलिसी हमारी ऐसी हो कि वो एड्रेस कर दे इन इश्यूज को, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वो तमाम जितने भी आप बड़े इकोनॉमिस्ट हैं रहे हैं, उन्होंने इस चीज पे मुहर लगा रखी कि एजुकेशन से पॉपुलेशन कंट्रोल अपने आप आ जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने उन सूबों में जहाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हिंदुस्तान, जिसमें पर ये यूपी, बिहार, एजुकेशन में ना जब भी कभी बात आती है कि भाई लोगों को शिक्षित करो, तो बात मजहब या धर्म के अंदर आके रुक जाती है कई बार, जुड़ मैं जाता उसमें है। मजहब धर्म, जब माफ कीजिएगा मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ डेटा पे बात कर रहा हूँ। मतलब आप सारी कास्ट में यही प्रॉब्लम्स है। मैं आपको अगर आप यूपी की प्राइमरी स्कूलिंग का डेटा लें, जहाँ पे ज्यादातर अधिकतर जो वंचित वर्ग के लोग जाते हैं, जिनको मूल रूप से उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं कि अफोर्ड कर पाए, तो वो समाज के लोगों को अगर हम अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में अगर प्राइमरी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, तो वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन राइज का ज्यादा जिम्मेदार होगा। और वो कैश 22 सिचुएशन है, हम उसको सही करेंगे नहीं। हम पॉलिटिकिंग करेंगे मजहब और धर्म पे, जात पे, तो वो बढ़ता रहेगा, वो और गिरेगा, आबादी और बढ़ेगी। हम उसको ब्लेम करते रहेंगे, ये और गिरे। तो एक अंग्रेजी का फ्रेज है कैश 22, ये साइकिल कभी टूटेगी। तो हमें साइकिल को तोड़ने के लिए आंख बंद करके सारे, चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, एकेडमिया हो, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, हिंदुत्व के लोग हो या जो उसको नहीं मानते हो उस आइडियोलॉजी को, सबको बैठ के यूपी के अंदर, खासतौर से बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड में, इन सूबों में जिनको पहले बीमारू स्टेट कहा गया था, जो महालनोबिस इकोनॉमिस्ट थे, जो पॉलिसी मेकिंग थी इंडिया में प्लानिंग कमीशन की, जब उसको कहा गया था, तो हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा और तालीम देनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट। हम चाहे जितना डिबेट कर लें, ये मुसलमान धर्मगुरु ये कहते हैं, वो कहते हैं, इससे कुछ हल नहीं होने वाला। शुक्रिया जी। हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव जी, आपका वो दिखाई नहीं दे रहा है हमको। यूसुफ जी के पास चलते हैं। यूसुफ जी भी हमें ज्वाइन कर लिए है। यूसुफ जी, आपको लगता है कि हमारे देश में आबादी नियंत्रण लोग सीरियस ले सकते हैं? हमारे देश में तो आबादी नियंत्रण को काफी सीरियसली लिया जा चुका है, बल्कि यूएनओ में तो थोड़ा सा भारत की तेज जो, आवाज कम आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है, उसकी तो तारीफ यूएनओ में होती है। और हमारे देश की जनसंख्या जो नियंत्रण नीति है, वो उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब जनसंख्या स्थिर होना शुरू हो जाती है। अब उस स्टेज से आगे जाके अगर आप उसे नेगेटिव में ले जाना चाहते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर यूएनओ भारत की जनसंख्या नियंत्रण नीति की तारीफ करता है और कई मंचों में तारीफ करता है, उसके डेटा पेश करता है, तो मेरे ख्याल में इस पे तो हमें फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। सारी बात जनसंख्या नियंत्रण की जिस एस्पेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल इशू है। और पॉलिटिकल इशू करने के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल करना भारत में कोई नई बात नहीं है। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो फिर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। भारत में ये बात सही कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर जो जनसंख्या
वृद्धि दर है वो 2.7 उत्तर प्रदेश में है और बिहार में भी शायद इसके आसपास ही है। और जो देश का नेशनल डेटा है वो शायद 2.2 है। तो और 2.1 ये माना जाता है कि साहब अगर किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 हो जाती है तो मान लिया जाए कि उसकी जनसंख्या स्थिर हो गई है। तो हम देश में जनसंख्या स्थिर होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2021 में जनसंख्या जनगणना नहीं हुई है तो इसलिए 2021 के आंकड़े हमारे पास नहीं है। लेकिन इंटरनेट पे जो भी प्रोजेक्टेड डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। जो लोग ये बात कहते हैं कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है या जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, खतरनाक होगा और वो डेमोग्राफी बिगड़ जाएगी, ये सारी पॉलिटिकल आरोप हैं और इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनसंख्या से रिलेटेड डेटा इन आरोपों का, इन दलीलों का समर्थन नहीं करते हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट तैयार करके लाया गया था उसमें बड़ा हो-हल्ला मचा था और उस पर गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत है कि सरकार ने जो वादे किए थे कि साहब ये कदम उठाए जाएंगे, क्या वाकई वो कदम उठाए गए हैं? सरकार ही नीति लागू कर रही है, सरकार ही 1 साल के बाद उसका ब्यौरा पेश कर रही है। ये जिम्मेदारी तो विपक्षी नेताओं की बनती है या रिसर्च इंस्टीट्यूट की बनती है कि वो सच्चाई सामने लाएं। तो जहाँ तक एजुकेशन की बात है, अभी मैं अथर भाई को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब जब जब एजुकेशन जिस समाज के जिस तबके में एजुकेशन बढ़ती है वह जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाता है। तो हमारी जो एजुकेशन साक्षरता दर है वो भी तेजी से बढ़ रही है। और अगर इसे हम कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो मुस्लिम साक्षरता दर और राष्ट्रीय साक्षरता दर में अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो जमीन आसमान का अंतर उसे नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम समाज पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि साहब समाज आबादी बढ़ाने के लिए ये समाज ज़्यादा जिम्मेदार है, आंकड़े गिनाए जाते हैं, सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन मैं फिर क्या, पहले जैसे मैंने कहा कि साहब ये सब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल आरोप हैं, राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें गंभीरता से आरोपों को तो गंभीरता मतलब जो आरोप लगते हैं वो आरोप उतना गंभीरता नहीं है, उसमें उतनी सच्चाई नहीं है। वो जब उसे हम सच्चाई की कसौटी में परखते हैं तो ज़्यादातर आरोप उसके अंदर झूठे साबित होते हैं। लेकिन इस तरह के आरोप लगते क्यों हैं, इसको गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है कि क्या हम हर बात में, हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान करके देश के समाज में विभाजन करना चाहते हैं, इस विभाजन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, विभाजन की जो दरार है उस दरार को हम खाई में तब्दील करना चाहते हैं, ऐसा करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सवाल है। तो मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। जैसे बात चलती है कि साहब वो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो, जो तीसरा बच्चा पैदा करे उसका अधिकार रोक दिया जाए, ये प्रक्रिया लागू कर दिया जाए। तो ये सब बातें मैं मानवाधिकार जो मानवाधिकार है, जो बच्चों बाल अधिकार जो हैं, जो संविधान ने दिए हैं, जिसके हम इंटरनेशनल ट्रीटी के हम सिग्नेटरी हैं, उन तमाम इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनका भी एक तरह से उल्लंघन है। और मान लीजिए कोई बच्चा किसी के घर में तीसरा बच्चा हो रहा है, चौथा बच्चा हो रहा है और उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, उसका अधिकारों को आप कैसे कुचल सकते हैं किसी भी नाम पे। इसको लेकर के देश में बहुत दिन से एक बड़ी विचित्र सी बहस चल रही है। पिछली लोकसभा में 100 करीब 125 सांसदों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी कि साहब जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून लाना चाहिए। कई बार केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में, राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड बता चुके हैं ऐसा कोई इरादा नहीं है साहब नेशनल लेवल पर अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, पॉलिसी में नहीं है। संसद के अंदर ये बात बताई जा चुकी है कि साहब देश की जनसंख्या ऐसी नहीं है जिसको रोकने के लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए। लेकिन फिर भी लोग राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं। उसके खिलाफ 175 देश के बुद्धिजीवियों ने, सिविल सोसाइटी ने भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यह कहा गया था कि साहब इस तरह का कानून जो है वो समाज के विरोधी है, संविधान विरोधी है, इस तरह का कानून नहीं लाया जाना चाहिए। ये जो बाल अधिकार है, मानव अधिकार है, उनके उल्लंघन का सीधा सीधा मामला बनता है। तो कुल मिलाकर भूपेंद्र जी, इस मामले पे राजनीति हो रही है, इस राजनीति को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि देश की जनता को इस तरह के राजनीतिक पैतरों के फेर में नहीं आना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। लोग खुद ही जनसंख्या नियंत्रण अपनी मर्जी से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं और उसमें कहीं कोई धार्मिक पाबंदी नहीं है। तो इसलिए किसी विशेष समुदाय विशेष को भी इस पर निशाना बनाया जाना मुझे उचित नहीं लगता है। ये सब डर्टी पॉलिटिक्स है और इस डर्टी पॉलिटिक्स से जितना हम बचे उतना बेहतर होगा। जी, डॉक्टर राजीव सिंह भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव, आप मानते हैं
कि इस समय हमको जनसंख्या नियंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यूसुफ जी कह रहे थे, और जो भूपेंद्र, नॉर्मल मैंने ये नहीं कहा प्रोसीजर भूपेंद्र भूपेंद्र वन इंटरप्शन, मैंने ये नहीं कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई सख्त कानून की जरूरत नहीं है। दोनों चीजों में फर्क है। मैंने ये कहा कि जनसंख्या लोग स्वेच्छा नियंत्रण से के लिए कोई अपनी सख्त मर्जी, कानून की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जी, मैंने ये जी, कहा कि लोग जी। जागरूक हो रहे हैं, जनसंख्या को लेकर के लोगों के अंदर काफी जागरूकता आई है। लोग जब पढ़े लिखे हैं तो अपने आमदनी के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से लोग खुद ही कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो जब हम जागरूकता के उस मकाम पर पहुंच गए कि जहां लोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत सारे घरों में तो एक ही बच्चे की नीति है, बहुत सारे घरों में बच्चा लोग चाहते नहीं है, और कई जगह मजबूरी में 3-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे किसी के 2 बेटे हैं और उसको तीसरे बच्चे के रूप में एक बेटी की चाहत है, तो वह तीसरा बच्चा पैदा हो जाता है। या किसी के यहाँ 2 बेटियां हैं, उसमें एक बेटे की चाहत है, ये स्वाभाविक चाहतें होती है। तो वो 3-4-5-6 साल अंतराल के बाद एक और ट्राई करता, तो हो सकता है उसकी बेटी हो सकती है, या उसके बेटा भी हो सकता है। तो हमारे आसपास अगर हम नजर डालें तो 3 बच्चों की जो जहाँ मिलेंगे, या तो तीनों एक ही कैटेगरी के होंगे, तीनों लड़के होंगे, या तीनों लड़की होंगी, या 2 लड़कियों के बाद एक लड़का होगा, या 2 लड़कों के बाद एक लड़की होगी। तो उसे उस मानसिकता से समझने की जरूरत है। जिस देश में हजारों साल से पुत्रवती भवा क्या आशीर्वाद दिया जाता रहा हो, लोग बेटा मानते हो, वहां पर अगर इतना बड़ा परिवर्तन आया है तो इसे छोटी बात नहीं माना जाना चाहिए। और इस तरह के परिवर्तन जो है वो साल 2 साल में झटके में नहीं होते, कानून बनाने से नहीं होते, लोगों की स्वेच्छा से होते हैं। लोग स्वेच्छा से अगर जनसंख्या नियंत्रण की नीति को अपना रहे हैं, कम बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि वो क्वालिटी सिटीजन इस देश को दे सके, तो उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। जबरदस्ती के कानून थोप कर लोगों को परेशान करना, मानवाधिकारों को कुचलना, बाल अधिकारों को कुचलना और ऐसी बातें करना जो सभ्य समाज में मुनासिब नहीं है, इस तरह की बातों से, डर्टी पॉलिटिक्स से हमें बचना चाहिए। राजू जी हमारे साथ, राजू जी आप सुन रहे हैं? आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी आप सुन रहे हैं? शशांक जी आप भी मैं दिखाई सुन नहीं दे रहा रहे हैं। हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। जी, 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 आप हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगा कि आप शायद चले गए हों। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, अभी मैं चला नहीं गया हूँ, मैं आपके साथ। जी, 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 आपने सुनी बात, अभी आपने बात सुनी कि सख्त कानून की ज़रूरत नहीं है हमें। आप मानते हैं? सर, मैं इनके विचारों से पूरी तरह जो है खिलाफत रखता हूँ। कानून तो सख्त ही होना चाहिए, कानून जो है माइल्ड नहीं होना चाहिए। कानून का अर्थ ही होता है कि लोगों को रेगुलेट करे। कानून हमारे देश में हर चीज के लिए कानून है, उसके बावजूद भी लोग उस कानून का उल्लंघन करते हैं। आतंकवाद के लिए भी कानून है, लेकिन रोज उस आतंकवादी रोज घटनाएं घट रही हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक डिस्कशन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भारत की सच्चाई को आपको समझना होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कानून की तो बात ही छोड़ दीजिए, केवल जो है उस तरह की घटनाएं घट रही है आज समाज के हर क्षेत्र में, जहां पर एक मुझे लगता है कि संविधान भी जो है असक्षम है उन लोगों को रेगुलेट करने में। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। जब मैं बहुत छोटा था तो संजय गांधी जी ने जनसंख्या के लिए कुछ काम किया था। जिस प्रकार का विरोध किया गया था, जिस प्रकार से जो है उस पॉलिसी को जो है निरस्त कर दिया गया था, तो उसको निरस्त करने में किन लोगों का हाथ था, मैं समझता हूं कहने की जरूरत नहीं है। हर लोग पढ़ते हैं, हर लोग लिखते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या, सरकारी अफसरों और सरकारी जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है कुछ निर्धारित किया गया है कि 2 बच्चे से अगर ज्यादा होंगे तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो सुधार तो नेचुरली जो है इसी प्रकार का आएगा। जब तक कानून इस देश में नहीं होगा तब तक इसका लोग लाभ उठाते रहेंगे। और जहां तक शिक्षा की बात रही, देखिए, हर आदमी जानता है कि शिक्षा बहुत समस्याओं का जो है निराकरण है। अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो नो डाउट उस बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है। लेकिन क्या आखिरकार क्या कारण है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, शिक्षा, साक्षरता दर, पॉपुलेशन, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं पूरे देश से लेकर के, तो क्या सरकार के पास कोई विजन नहीं है?
क्या सरकार के पास उन इकोनॉमिस्ट और सोशोलॉजिस्ट के विचार नहीं पहुंचते हैं? क्या सरकार के पास कोई भी एक परामर्श समिति नहीं है जिसके नहीं, द्वारा जो है इस सरकार तो कह रही है कि स्टेबल करो इसको और आप हम दो हमारे दो की नीति ही अपनाओ, ऐसा कह रही है सरकार। सोनी साहब, मैं यही बता रहा हूं आपको, सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। सरकार तो यही बोल रही है कि 14 साल के बच्चे तक का शिक्षा फ्री होना चाहिए, लेकिन धरातल पर आए ना, धरातल पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर शिक्षा के लिए भी हमको ब्राइब देते हैं हम लोग। शिक्षा के लिए हर जगह आप कहीं भी देख ले, और ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर जो हमारे लोग हैं बड़े पदों पर बैठे हैं उनको पता नहीं है, सबको पता है सर। लेकिन करने कानून नहीं बनाया चाहिए, हमको जो है शिक्षा देना चाहिए। अरे चाहिए शब्द अपने आप में जो है ना डिक्शनरी से हटा दीजिए। जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज बीच बीच में आवाज आ रही है मैं सर? आपको थोड़ी देर, हाँ आपकी आवाज अब आ रही है, बीच बीच में कट जा रही है। आवाज आ रही है? मैं आ रही है। अच्छा, जी, आ रही है आवाज? आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मैं सर? आप नहीं अभी कट रही है। मैं डॉक्टर अजीत सिंह जी के पास जाता हूँ। राजीव जी, आपको लग रहा है सख्त कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस समय जो नेचुरल प्रोसेस में चीजें चल रही हैं वो चलनी चाहिए, अलग से हमको कानून की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज आप अनम्यूट कीजिए। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे घर में अगर हम लोग 4 अगर सदस्य हैं और एक सदस्य अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो खुद की कितनी परेशानी होती है। तो वही भारत में अगर हम कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो हमारा भी एक लिमिटेशन है। अगर इतने सारे अगर पॉपुलेशन होगा तो कहाँ से प्रोवाइड करा पाएंगे? तो बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहिए इसको, और मैं तो कहता हूँ सख्ती से पालन करना चाहिए, और उसको इसमें सबको अवेयर करने चाहिए। इसमें कुछ भी जातिवादी नहीं रखना चाहिए कि भैया धर्म नहीं रखना चाहिए कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। नहीं, हम लोगों को अवेयर करें, लोगों से बात करें, लोगों को बताएं कि देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्यों जरूरी है। इसको बस सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखना है। इसलिए मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यूसुफ अंसारी जी के साथ मैं लास्ट टाइम में बैठा हुआ था। उनकी एक बात से मैं बड़ा इत्तेफाक रखता था, काफी मैंने समर्थन किया, पर आज जो उन्होंने एक बातें कही हैं उस पर मैं कुछ थोड़ा डिफर रखना चाहूंगा, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। यूसुफ जी ने कहा कि एक किसी को लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, दूसरा भी लड़के की चाह रखेगा तो नहीं। तो ये मुझे लगता है कि इससे एक हम डिबेट में अगर ये बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि वो गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि लड़का लड़की बराबर है, और एक तरफ हम ये कहेंगे कि एक लड़का हो जाए, दूसरी भी लड़की हो जाए, दूसरा भी लड़का हो जाए, लड़की की चाह हो, 2 लड़की हो जाए तो लड़के की चाह हो। नहीं, ये गलत है। हम ये लड़के लड़की को बढ़ावा देंगे, हम लड़के लड़की बराबर हैं। 2 बच्चा कुछ भी हो जाए, ये तो भगवान का है, अल्लाह का देन है, ऊपर वाले का देन है। तो इस पे मैं थोड़ा असहमत हूँ कि हमें अगर हमारी मेरी खुद की बहन है, उनकी एक लड़की है, लेकिन वो नहीं चाह रही कि लड़का हो। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा बोलना चाहिए, और मेरा व्यक्तिगत विचार है। पंकज जी सुन रहे हैं हम सब लोगों को। पंकज जी की बहुत पैनी दृष्टि रहती है राजनीतिक प्लस सामाजिक प्लस ऐसी खबरों की जिनसे हम सबका सरोकार है। पंकज जी। नहीं, देखिए, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं हम लोग इंडिया में, ये एक बड़ा इशू जरूर है। और पिछले काफी टाइम से जो संजय गांधी ने किया था उसका जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ था हमारे देश में, और कांग्रेस को उसकी सजा भी भुगतनी पड़ी थी। पर एट द सेम टाइम अगर हम सुझाव शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, मैं इस बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ कि इसको किसी धर्म से जोड़ करके देखना कतई उचित नहीं है, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण, अगर 3-4-5 कारण आप देखें कि पॉपुलेशन बढ़ता क्यों है, तो बहुत सही बात है कि अगर क्या कहते हैं, आपका जो मृत्यु दर है घट जाएगा,
जन्म दर है बढ़ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता जा रहा है। ये तमाम कारण हैं जिस वजह से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। पर हमें ये भी देखना होगा कि भारत में शिक्षित करने का जो तरीका है और अभी भी जो लाइफ के और सारे चैलेंजेस हैं, हम कहने को तो कह देते हैं कि कोई पेन पकड़ लेता है तो वो शिक्षित हो गया है, पर क्या उसके सोच में परिवर्तन आ पाया है क्या? क्या वो अभी भी ये मानता है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए ज्यादा बच्चों को पैदा करना जरूरी है? भले ही हम उसको शिक्षित में काउंट कर रहे हैं, पर क्या वो सही में शिक्षित हो पाया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए हम ऐसा पाते हैं कि जब इस तरह की बात हो रही है तो जाहिर तौर पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मुंह बाए खड़ा है और इससे निपटना देश के लिए नितांत आवश्यक हो चुका है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास अभी भी लिमिटेड हैं। तमाम कारण हैं, वजहें जरूर हैं, पर ये मुंह बाए खड़ी समस्या को कैसे रोका जाए, बेहतर होगा अगर हम जागरूकता के जरिए रोक पाए। लेकिन इसकी समय अवधि क्या होगी, ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप आंकड़े की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 2025 तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम चीन को पीछे छोड़ देंगे और अगर 2000 के अंत की बात करें, मतलब इस सदी की बात करें, तो कहा यह जा रहा भारत नंबर 1 होगा और चाइना तीसरे नंबर पर होगा, तो ये चिंता वाली बात जरूर है। लेकिन फिर भी मैं एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा रखना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल एजुकेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इसको धर्म से डीलिंक करना बहुत जरूरी है। अभी भी बहुत लोग इस तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं जहां यह बताया जाता है कि बच्चे पैदा नहीं करना अपराध है। तो तो अगर वो एजुकेशन लेने जा रहे हैं पर उनको एजुकेशन में बताया क्या जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इसको जाति, धर्म, इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके व्यापक रूप में देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए फीमेल को जागरूक करना, सरकारी रूप से उनको सुविधा क्या मिले जो ज्यादा पॉपुलेशन पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये तमाम तरह के कुछ कानून तो जरूर बनाने पड़ेंगे, तभी मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट एक स्कीम लाती है, एक बच्चा पैदा करेंगे 6,000 रुपया, 2 बच्चे पैदा करेंगे 6,000 रुपया। एक तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम रुपए देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के जो सोशल स्कीम्स होते हैं वो एक तरीके से लोगों को बढ़ावा भी देते हैं कि आप बच्चे को पैदा करिए। तो जाहिर तौर पर ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी कानून है, फीमेल में अवेयरनेस कम है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर के मिसकंसेप्शन है, तो ये तमाम सारी चीजें हर्डल्स हैं जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक नहीं पा रही है और हमारे सामने समस्याएं मुंह बाए खड़ी। जी, अब हम वाइंड अप करने की ओर हैं, क्योंकि 5 बजे के पहले हमको करना। जी 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 यूसुफ जी, जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा साहब हम लोग जनसंख्या विस्फोट के कगार पे खड़े हैं और ये बड़ी बड़ी चिंता की बात है, तो क्या पंकज जी इसके पक्ष में कोई डेटा पेश करेंगे आप, किस तरह से हम जनसंख्या विस्फोट के कगार पे खड़े हैं? नहीं, डेटा तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, जब हम चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं तो एक तो बड़ी वजह यह है कि किस पीछे छोड़ने वाला, तो ये तो प्रोपेगेंडा है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। हमारे जनसंख्या के आंकड़े तो ऐसा नहीं कहते हैं। हम जनसंख्या विस्फोट के नहीं, पर हम 140 करोड़ के आसपास आ गए हैं। नहीं, बगैर किसी वो एक घड़ी चलती है, एक कंटिन्यू घड़ी चलती है किसी वेबसाइट पे, वो हमको बताती है कि हम कितने हो गए हैं, तो वो करीब 140 करोड़ दिखा रही है। नहीं, इसको अगर आप देख लें तो बर्थ रेट चाइना का 0.5% है और हमारा 1.2%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा 20 साल से 63 साल बढ़ा है। तो जिस रेट से हम बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जनसंख्या विस्फोट की बात, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हमारे देश में हुआ है। इससे कौन रोक सकता है? इस फैक्ट को कौन डिनाई कर सकता है? पहले हुआ है या अब हम खड़े हैं, दोनों बातों में फर्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी यूसुफ जी कह रहे हैं स्टेबल की ओर हैं, शायद यूसुफ जी ये बोल रहे हैं। पिछले 8 साल में मोदी सरकार केंद्र में है लगातार, और उनके हेल्थ मिनिस्टर संसद के अंदर ये बयान दे चुके हैं
कि सरकार का 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है और ना इस तरह की किसी दूसरी नीति पर विचार कर रही है। यहाँ तक मतलब कहा सख्त गया है कानून नहीं हाउस के होना अंदर, चाहिए। संसद के अंदर सरकार के दिए गए बयान का एक महत्व होता है और हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। सरकार अगर ये कह रही है कि हमारी जो जनसंख्या नीति है यूएनओ में उसकी तारीफ होती है, हमारा जो जनसंख्या बढ़ोतरी रेट है वो 1 कितना पहुंच गया 2.1 आ गया है, जिसे माना जाता है कि साहब इस पर आ जाता है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। तो जब सरकारी डेटा हमारा ये कहता है कि हमारी जनसंख्या स्थिर होने के कगार पे है, तो फिर हम ये दावा किस आधार पे करते हैं कि साहब हम जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पे खड़े हैं? ये जो परस्पर विरोधी बात है। या तो सरकार झूठ बोल रही है और हम सच बोल रहे हैं, हमें तय करना होगा सच कौन बोल रहा है। दूसरी बात, नहीं, जो ये जितनी हो गई माना है वो जाता भी तो ज्यादा है, पर अरे भाई अब तो वो तो जितने हो पे आ गई गए है, हैं हम। वो तो हो गई है। दूसरी बात ये है कि पिछले बार बार संजय गांधी की जिक्र होती, संजय गांधी जब थे भाई, उन्हें संजय गांधी को इस दुनिया से कूच किए हुए भी 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तब से गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। जिन लोगों ने उनका विरोध किया था, बाद में उन्होंने 2-2 बच्चे पैदा करके जनसंख्या नीति अपनाई है बगैर किसी ऐलान के। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी में पिछले 30 दशकों में जनसंख्या प्रजनन दर में सबसे ज्यादा कमी आई है। ये बात अलग है कि आज भी वो बाकी समुदाय के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन हमें इस फैक्ट को नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज्यादा कमी प्रजनन दर में अगर आई है तो मुस्लिम समाज में आई है। और ये एजुकेशन की वजह से आई है और इस सोच की वजह से आई है कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग को बाई चॉइस अपनाया है, किसी दबाव में नहीं अपनाया, किसी कानून के डर से नहीं अपनाया है। बार बार सरकार की तरफ से ये बात कही जाती है कि जनसंख्या नियंत्रण बाई चॉइस होना चाहिए और अपने विशफुल तरीके से होना चाहिए। लोग जागरूक होकर करें। अगर वो लोग कर रहे हैं तो हमें उसकी भावना की कदर करनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे मित्र अभी राजीव जी कह रहे थे, पिछली डिबेट में मैंने यूसुफ जी की बातों से बड़ा मुतासिर था और अब नहीं हूँ। ठीक है, उनका मुतासिर होना नहीं मुतासिर होना अपनी जगह है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि साहब तीसरे बच्चे के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा होता है। मैं जानता हूँ दिल्ली में अपने कई मित्रों को, उनके हमारे एक मित्र हैं, वो भी पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उनकी 2 बेटियां थी, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि नहीं हो सकता एक बेटा भी हो जाए, तो उन्होंने 10 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर ट्राई किया तो उनको बेटा हो गया। हमारे एक और मित्र हैं जो हमारे सहयोगी रहे हैं, उनके 2 जुड़वा बेटी हुई। 3-4 साल के बाद उन्हें लगा कि नहीं एक भाईजान एक बेटा होना चाहिए, तो उन्होंने फिर ट्राई किया, लेकिन उनकी तीसरी भी बेटी हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि समाज में ये हो रहा है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने से ना कोई बच्चे समाज में ये होता है। देखिए, बच्चा लेकिन हमारा चाहे काम वो क्या है, गर्ल चाइल्ड हो चाहे वो बॉय हो, उसके लिए होता है ऐसा। तथ्यों के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से चीजों को सामने रखना हमारा काम होता है। तो मेरा कहना ये है कि लास्ट कमेंट अब हम के आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय प्रजनन दर है वो 2.1 हो चुकी है, सर जी जो कि एक सेकंड। अभी अतहर हुसैन साहब कह रहे थे, और मैं भी जितना समझता हूँ, पॉपुलेशन जो बढ़ता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता नहीं है। और जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनका बर्थ रेट नेगेटिव है, और हमारा बर्थ रेट अभी भी 2.1 घटते घटते अभी भी 2.1 है। हम ये देख लें कि हमारा जो भौगोलिक ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो दुनिया की तुलना में क्या है और आबादी क्या है और किस रफ्तार से हम बढ़ते जा रहे हैं। हमने पॉपुलेशन को किसी धर्म और मजहब से कभी नहीं जोड़ा है। मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कही है कि ये बात जरूर से, ये कौन डिनाई कर सकता है कि इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है, और अगर ये बढ़ता है तो मैंने एक चीज जिसमें सबसे ज्यादा जोर दिया है वो ये है फीमेल लिटरेसी, वो बढ़ाने की जरूरत है। अगर शिक्षा की बात करेंगे तो ये बात तो सच है कि बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियों में ये बताया जाता है कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज मत करो। इसको एकदम से भी मैं लिंक नहीं कर रहा। मैं जानता हूं ये बहुत जगह सोशल समस्या है, बहुत जगह लोकल समस्या है, और ये हर जगह पर है। तो पर अभी भी 2.1 होने के बाद 140 करोड़ की आबादी को हम बढ़ चुके हैं। हम अपनी तुलना जगह, जमीन, जंगल, हर चीज से दूसरे देशों से कर लें, और जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे कंपेयर कर लें, चाहे वो अभी भी जो तमाम चीजें हैं जिसको हम अवेल करते हैं, तो कंपैरिजन में हमें समझ में आ जाएगा कि कितनी जल्दी हमें सजग रहने की जरूरत लास्ट अतर साहब से लास्ट ले रहा हूं। अतर साहब, छोटा सा
जी जी यही है अतर कि साहब हिंदुस्तान अतर साहब जी जी मैं जी बोल जी रहा हूँ जी जी जितनी भी बातें आई हैं उसमें ये चीज निकल के आई है कि ये कोई इसमें बहुत बड़ा एक वो नहीं है कहना कि हिंदुस्तान की आबादी बढ़ी है और बढ़ रही है और एक चैलेंज है वो रिसोर्सेज के लिए। बट आई विल अगेन स्टिक, मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स है जिनकी परिभाषा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आता है, अगर हम यहाँ पे फोकस करें और हम प्राइमरी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिकली ये देखा जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आज सारे आंकड़ों पे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के यूएनडीपी के आंकड़े हैं उन पैरामीटर्स पे अच्छा जा रहा है, तो वहां पॉपुलेशन भी नियंत्रित है। तो वही पैरामीटर्स पे हम नीचे हैं तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत है। तो हमें मैं समझता हूँ सब दिक्कत का हल यही है कि प्रॉपर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहिए, उसमें भी फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन। चलिए अभी हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि अभी हमारा एक नेक्स्ट शो शुरू होने वाला है। फिलहाल आप सभी ने हमारा साथ दिया, इस डिबेट में शामिल हुए, डिस्कशन में शामिल हुए, डिबेट तो नहीं थी। अतर साहब आपका धन्यवाद, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शशांक जी, यूसुफ जी बहुत धन्यवाद आपका, राजीव जी भी थे, राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।